Hey everyone, how are you? Hope you all are doing well. So welcome back to my channel Learn Cymatics. मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ. कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की प्रैक्टिस? अच्छी चल रही होगी. सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आ ही रहे होंगे, कमेंट्स आ रहे हैं. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था? लास्ट वीडियो में हमने साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था. चैप्टर का नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हमने जो है डिस्कस किया था. आज वाली वीडियो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसी सेम चैप्टर से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से. कुछ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है. ठीक है. और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें. ठीक है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके. ठीक है. और जो बच्चे आज वाली वीडियो में नए हैं, जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की, और आपके मैथ्स के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की, सभी वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर रही हूँ. ठीक है. आपने क्या करना है, फटाफट से जाकर उस लिंक पर क्लिक करना है और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखना है. चलिए मैं अपनी आज की वीडियो को जो है स्टार्ट करती हूँ. और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं. हाँ जी, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक कंपाउंड जब अपनी सॉलिड स्टेट में होते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट करते. ये लास्ट वीडियो में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था. मैंने उसमें भी आपको बताया हुआ था कि क्यों आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट नहीं करते. ठीक है. बी पार्ट, what happens at the cathode when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride. क्या होता है जब हम सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पास करते हैं. तो आपको बताना है कि कैथोड पर क्या होता है. तो ये क्वेश्चन आपके पास लास्ट ईयर में आया हुआ है 2023 में. ठीक है. तो शायद इस ईयर भी आ जाए क्वेश्चन. तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं. क्यों आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट नहीं करते. अब आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे कंडक्ट होती है. इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, करंट फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं ना. तो करंट कैसे फ्लो होता है, जब उसमें आयंस की मूवमेंट होती है. और आयंस की मूवमेंट कब होगी, जब वो फ्री स्टेट में होंगे ना, मतलब उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि वो मूव नहीं कर सकते, है ना. तभी वो मूव करेंगे, तभी तो मूव करेंगे ना, तभी करंट जनरेट होगा. ठीक है. और तभी कब होगा, जब वो किस में होंगे, मोल्टन स्टेट में होंगे. सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में आपके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है. यानी कि सारे पार्टिकल्स या सारे आयंस उसके अंदर कैसे होते हैं, एकदम से टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं. जब वो टाइटली पैक्ड हैं, उनको जगह ही नहीं मिल रही, उनको स्पेस ही नहीं मिल रहा कि वो कहाँ से मूव करें. और जब तक वो मूव नहीं करेंगे तब तक की करंट क्या होगा, जनरेट नहीं होगा. तो सॉलिड स्टेट में आप कह सकते हो कि सारे आयंस कैसे होते हैं, बिल्कुल साथ में टाइटली पैक्ड होते हैं. मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. वो फोर्स को अपने बीच में से बॉन्डिंग को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, और मूव नहीं कर पाएंगे तो करंट नहीं जनरेट हो पाएगा. तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड जब अपनी सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, क्या होता है कैथोड पे. तो आपको पता है कैथोड पर क्या होती है. वैसे आपने अभी बड़ी क्लासेस में इसके बाद में और ब्रीफली पढ़ोगे, रिएक्शन में पढ़ा होगा आपने कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है ना. तो आपको पता है जब NaCl एक्वस सोल्यूशन, यानी कि NaCl हम वाटर में सोल्यूशन इसका बनाते हैं, तो कैथोड के ऊपर ना हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व करती है. और वो हाइड्रोजन गैस ना ट्वाइसली करती है, इवॉल्व करती है. जबकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व करती है. वहाँ पे एक ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन जो ऑक्सीजन एनोड पे निकलेगी ना, उसके कंपैरिजन में जो कैथोड पे हाइड्रोजन निकलेगी वो ट्वाइस निकलेगी, डबल निकलेगी उसके. तो यही रिएक्शन होती है. और आपने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपने इसको पढ़ा भी होगा. ठीक है. तो चलिए मैं आपका इसका आंसर आपको बाय वर्ड्स भी लिखवा देती हूँ. क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. हाँ जी, नोट करिए.
वाई डू आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप पहले सारा क्वेश्चन से लिखेंगे, सारा यहाँ से आएगा स्टार्टिंग से, मेरे पास इतना स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ बिकॉज से स्टार्ट कर दिया। तो आपने लिखना है आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। आप लिख सकते हो ये सारा इसका आंसर, साथ में अगर आपको ऐड करना लिख सकते हो कि जो आयनिक कंपाउंड है वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो आयंस है वो फ्रीली मूव करेगी, ठीक है। सेकेंड, व्हाट हैपन्स एट द कैथोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, क्या होता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ट्वाइस एज मच एज ऑक्सीजन गैस इज रिलीज एट द एनोड, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ से क्वेश्चन को और साथ में आंसर को भी। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके पास 2023 में जो है आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अब आप एक बात बताइए कि आपको पता है कि मेटल को हम हर चीज़ में जो है यूज़ करते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन जब हम बात कर रहे हैं, मेटल का अपनी अपनी जगह जो है हर चीज़ में जो है यूज़ है ही है। लेकिन ये मेटल क्या हमें सीधा मेटल मिल जाता है? क्या हमें सीधा मेटल मिल जाता है? कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती या कहीं से हम उसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो मेटल हमें मिलता कहाँ से है? मेटल हमें उसकी ओर से मिलता है, ठीक है। तो ओर कैसी होती है? वो ओर हमें कहाँ से मिलेगी? अर्थ में से। तो क्या आपको पता है अर्थ में से बिल्कुल प्योर और मिलेगी ताकि हम उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे और हमें डायरेक्ट से मेटल मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। जो ओर होती है वो कैसी होती है? कंटामिनेटेड होती है, उसमें मतलब कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। पहले उन इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है, उसे कंसनट्रेट किया जाता है। जब वो कंसनट्रेट हो जाती है देन उसमें से क्या करा जाता है? मेटल को बाहर निकाला जाता है। और फिर भी वो मेटल को बाहर निकाला, फिर भी वो हमारे पास प्योर नहीं है, फिर भी उसमें कंटामिनेशन होती है, वो कंटामिनेटेड होता है। उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है, उसकी रिफाइनिंग होती है। तो यही प्रोसेस बताया हुआ है आपको कि जो आपके पास मेटल है, ठीक है, उसको बहुत ही पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन हम उसको डायरेक्ट जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके एक्सट्रैक्शन में जो है प्रोसेस दिए हुए हैं। क्या होता है? पहले हम उस और को कंसंट्रेशन करेंगे उस और की, देन उसमें से क्या करेंगे? मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब उस मेटल की क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे। ये सारा आपके पास क्या है? ये सारा प्रोसेस आपके पास मेटल की एक्सट्रैक्शन में जो है इन्वॉल्व होता है और आपने ये चैप्टर के इन बिटवीन जो है पढ़ा भी होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नेम एन ऑर ऑफ मर्करी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच मर्करी इज प्रेजेंट इन इट। आपको क्या बताना है? मर्करी की और कौन सी होती है और कौन सी स्टेट में वो जो है मर्करी उसमें प्रेजेंट करता है। तो मर्करी की और का नाम क्या है? मर्करी की और का नाम है सिनाबर। और वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट किस स्टेट में मर्करी उसमें प्रेजेंट होता है? मर्करी सल्फाइड में, यानी कि HGS स्टेट में। तो यहां से इसका आंसर बनता है और कौन सी है मर्करी की? यहां से आप लिख लेना सिनाबर। और कौन सी स्टेट में वो करता है एग्जिस्ट? मर्करी सल्फाइड में, यानी कि HGS, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये आपके पास 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स टू अ जिंक कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्या होता है जिंक कार्बोनेट के साथ अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा हीट की सप्लाई में जो है क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं उसको। और एयर की सप्लाई कैसे रखी हुई है? लिमिटेड रखी हुई है। हमने क्या किया है? जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया है। तो यहाँ से जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी आपके पास। तो आप लिख सकते हो इसको अपने वर्ड में कि when zinc carbonate is heated strongly in a limited supply of air it undergoes a thermal decomposition, यानी कि वो हीट की वजह से क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है। किसके अंदर? जिंक ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के अंदर, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो ना, लिख लोगे ना अपने आप ही। क्या लिखना है? when zinc carbonate is strongly heated in the limited supply of air it
decompose, undergoes it decompose under this and zinc oxide and carbon dioxide get form, या आप ऐसे लिख सकते हो it undergoes थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन लिखो या थर्मल डिकम्पोजिशन लिखो, या फिर हीट से जो डिकम्पोजिशन हुई है तो आप उससे क्या बना है, जिंक ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास रिलीज हो गई है। तो यहाँ से आपने रिएक्शन भी दिखा देनी है और बायोवर्ड्स भी लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन ऑफ अ मेटल ए विद Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। आपके पास जब आप मेटल ए की रिएक्शन Fe2O3 के साथ करवाते हो, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि उस रिएक्शन में से बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है। और इस रिएक्शन का ना यूज़ कहाँ होता है, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, उनको ज्वाइन करने के लिए हम इस रिएक्शन को जो है यूज़ करते हैं। मतलब उनकी रिएक्शन के यूज़ करने के बाद उस केमिकल, मतलब वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है जब दो रेलवे ट्रैक से, काफ़ी सारे रेलवे ट्रैक्स क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द मेटल ए एंड द नेम द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आपने बताना है कौन सा ऐसा मेटल है, उसका नाम बताना है, और इस जो ये रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन का नाम बताना है। सेकंड, राइट द केमिकल इक्वेशन और द रिएक्शन ऑफ मेटल ए एंड विद Fe2O3। आपने केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है जो ये रिएक्शन हुई है, और ठीक है, मेटल के बीच में और Fe2O3 के बीच में। तो सबसे पहले ये आपके क्वेश्चन आपके पास CBSE 2023 में आया हुआ, जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी का एक पार्ट था, मैंने फर्दर एक क्वेश्चन बना दिया इसका ही, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन सा मेटल है। तो मेटल कौन सा है, ये कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम। आपके पास एल्यूमिनियम मेटल है, और रिएक्शन कौन सी हुई है, ये हीट रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हीट से जो सारा ही आप देखोगे ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुआ, हीट रिलीज हुई है। तो हीट का दूसरा नाम क्या है, थर्मल है, थर्मल को ही हम हीट बोलते हैं। तो रिएक्शन कौन सी है, थर्मल रिएक्शन बोल लो, थर्माइट रिएक्शन बोल लो, थर्माइट रिएक्शन हुई है आपके पास। ये रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट भी आपके पास किससे बना हुआ, हीट वर्ड से बना हुआ, तो मतलब हीट तो निकल रही है इसमें रिएक्शन में, तो थर्माइट रिएक्शन हुई है आपके पास। ये आपके पास ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम को Fe2O3 के साथ क्या करना है, रिएक्ट कराना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम आयरन बाहर आ जाएगा, प्लस Al2O3, साथ में इनके ये भी लिख लेना है सॉलिड स्टेट में आई, ठीक है। बैलेंस करो इसको, बैलेंस करो यहाँ से, ये एल्यूमिनियम के 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब 2 हो गए एल्यूमिनियम के, ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पे भी 3 है, आयरन के 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2। तो ये रिएक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा कैसी होएगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, जैसा आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन के अंदर। तो इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं, ऐसी ही चीज़ों को करने के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इसके अंदर ये ज्वाइनिंग ऑफ ट्रैक्स भी इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूडेड है ये भी इसके अंदर, क्योंकि इसमें से रिएक्शन में से बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, 4th क्वेश्चन देखिए, गिव रीजन वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार हम इसे पढ़ भी चुके हैं। क्यों गोल्ड को और हम सिल्वर को बहुत ही ज़्यादा तरह से यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट्स में भी, ज्वेलरी बोल लो। क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, हाईली मेलेबल होते हैं, इसीलिए मेल्ट करके कोई भी शेप ले लेते हैं, जैसे भी हमें उसको चाहते हैं, जैसे भी हमें शेप में चाहिए, चाहे वो ईयरिंग है, चाहे बैंगल बनाना है, चाहे जो नेकलेस बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली मेलेबल होते हैं। तो इसीलिए इनको ज्वेलरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेकेंड, वाई अ फ्यू मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। हम कुछ ही मेटल्स को कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, मतलब बर्तन वगैरह बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कुछ ही मेटल होते हैं, चाहे आपके पास स्टील है, चाहे आपके पास कॉपर है, चाहे आपके पास एल्युमिनियम है, फ्यू ही हम इसको ले सकते हैं एग्जांपल में। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन तीनों की जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, जिस वजह से इनको चूज़ किया गया है कि ये बर्तनों को बनाने के लिए क्या है, सूटेबल है। तो क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी है, जो स्टील है वो कैसी होती है, स्टेनलेस स्टील बोल लो इसको, और क्या करती है, क्रोजन से बचाती है,
ठीक है, कोरोजन से बचाती है, स्टेनलेस होती है, मतलब क्या है इसका, कोरोडेड नहीं होगा आपका यूटेंसिल, ठीक है, जब उसमें जंग नहीं लगेगी, कोरोडेड नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आसानी से साफ भी हो जाएगा। इसके पास क्या है, ड्यूरेबिलिटी है ये सब करने की, टू रेजिस्ट कोरोजन, ठीक है। और कॉपर क्या होता है, कॉपर जो है आपके पास, कॉपर आपके पास क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, ये आपके पास क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का। अगर ये हीट का गुड कंडक्टर होगा, तो अगर आप कुक कर रहे होगे कुछ भी कॉपर के यूटेंसिल में, तो क्या होगा, हीट सारी तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी और आपका जो फूड है वो अच्छे से क्या होगा, कुक होगा। तो ये कैसा है, गुड कंडक्टर है हीट का। और जो एल्युमिनियम का बर्तन होता है वो कैसा होता है, हल्के वेट का होता है, वेटलेस होता है ये, और गुड कंडक्टर है ये भी हीट का। तो मतलब क्या है, इन तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कुछ ही मेटल जो है कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं। तो यहाँ से आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आंसर को। तो फ्यू मेटल्स में आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम आर यूज्ड टू मेकिंग अ कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज स्टील इज अ स्टेनलेस स्टील, जस्ट स्टेनलेस स्टील बोल सकते हो। इट हैव ड्यूरेबिलिटी टू रेजिस्ट द कोरोजन एंड ईज ऑफ क्लीनिंग। कॉपर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, कॉपर आपके पास एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट का, एंड अलोइंग ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड। और एल्युमिनियम कैसे, एल्युमिनियम इज लाइट वेट एंड हैज गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हो। तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है, 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंपेयर द टेबुलर फॉर्म ऑफ द रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है और इन मेटल्स की क्या करनी है, रिएक्टिविटीज को कंपेयर करना है कि गर्म पानी में क्या रिएक्शन होती है इन मेटल्स की, और ठंडे पानी में क्या होती है रिएक्शन। कौन सा मेटल है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखते हैं इनका टेबल बनाते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं ये मेटल्स आपके पास कोल्ड वाटर के साथ और हॉट वाटर के साथ, देखते हैं। हाँ जी, रिएक्शन देखिए इनकी, सोडियम की रिएक्शन क्या होगी कोल्ड वाटर के साथ, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट वे में जो है कोल्ड वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा वायलेंट में, रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठीक है। और हॉट वाटर के साथ इसकी रिएक्शन दी हुई है, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हुई है, तो क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है आपके पास, क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, रिलीज हुई है। और कैल्शियम के केस में क्या होगा, ये लेस वायलेंटली जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू सोडियम। और क्या होगा इसके हॉट वाटर के साथ, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला आपको, और हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, रिलीज हुई है। और मैग्नीशियम केस में क्या होगा, डज नॉट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, नो रिएक्शन। और हॉट वाटर के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम प्लस वाटर, मतलब मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन होगी हॉट वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आपके पास क्या होगी, रिलीज होगी। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, बस बैलेंस तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है, बैलेंसिंग की हुई है। बाकी इसके अंदर ये क्वेश्चन आपके पास 2020 में जो है आया हुआ है। रिएक्शन की प्रैक्टिस जो है ना जितनी हो सके उतनी करो, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको लगती है कि चैप्टर के बीच में जो ये रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस रिएक्शन का जो है पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हुई है, क्या रिएक्टेंट लिया है, क्या प्रोडक्ट बना है और क्यों बना है, ठीक है। आप प्रोडक्ट याद रख लीजिए, बाकी बैलेंसिंग तो आपको आती ही है, कैसे बैलेंस करते हैं बैलेंस बाकी आप अपना खुद कर लोगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि इन रिएक्टेंट से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत सारी जो है इस चैप्टर से रिलेटेड और भी रिएक्शंस आपके एग्जाम में पूछी गई है। कुछ में आपको रिएक्टेंट दे दिया है कि ये रिएक्टेंट आपके पास बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट बताइए आपके पास क्या बना है। तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको प्रैक्टिस होगी, यानी आपको पता होगा कि इस रिएक्टेंट के साथ ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए।
एन एलिमेंट एक्स डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आपके पास एक एलिमेंट एक्स है, वो क्या करता है, जब उसकी रिएक्शन होती है आयरन सल्फेट के साथ, वहाँ से वो आयरन को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता लग गया कि एक्स क्या है, आयरन है, क्योंकि इसने क्या करा है, आयरन से ये क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया आयरन सल्फेट से। आयरन सल्फेट से डिस्प्लेस हो गया, तो यानी कि आपके पास क्या है, ये आयरन है। अब लेस योर ऑब्जर्वेशन, इफ द एलिमेंट एक्स इज ट्रीटेड विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। आपको बतानी है अपनी ऑब्जर्वेशन, जब इस मेटल की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ होगी, अपनी ऑब्जर्वेशन आपने बतानी है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन अरेंज एक्स जेड एन यानी कि जिंक, कॉपर और सिल्वर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज़, और उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करनी है, अरेंज करनी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल गया है कि एक्स तो क्या है, आयरन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आंसर भी मैं यहीं से लिखवा रही हूँ। अब हमने क्या कराया है, एक्स को रिएक्ट कराया है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो कोई रिएक्शन होगी, यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कोई रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि आयरन क्या है, कम रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके पास ज़्यादा पावर है, तो इसके पास ज़्यादा पावर है तभी तो ये सल्फेट के साथ क्या हुआ है, बॉन्ड बना रखा है। अब इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, क्या इसकी पावर को ये ओवरकम कर पाएगा, आयरन नहीं कर पाएगा, और ये पावर नहीं लगा पाएगा। इसको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा पावर चाहिए। जब इससे ज़्यादा पावर होगी तभी तो ये कॉपर और सल्फेट के बीच का बॉन्ड को तोड़ पाएगा ना। अब इसके पास पावर ही कम है आयरन से, तो क्या बॉन्ड को तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन, ठीक है। नाउ एक्स को रिएक्ट करना है अब हमें जिंक सल्फेट की तरफ से। जिंक सल्फेट, एक्स क्या है आपके पास, आयरन है, तो क्या आयरन इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। तो आयरन ने क्या करा है, इसके साथ रिएक्शन करी है, जिंक सल्फेट के साथ इसने रिएक्शन करी है, तो ये क्या हो गया है, इसके पास ज़्यादा पावर थी जिंक से, तो ये क्या बन गया है, फिर से सल्फेट बन गया है ना, फिर से आपके पास आयरन सल्फेट बन गया है, क्योंकि क्या करा है, इसने इसकी पोजीशन को, इसकी जगह को ले लिया है, इसने क्या करा है, डिस्प्लेस कर लिया है, ठीक है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन से। तो एक्स डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम सोल्यूशन एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है, सॉरी आयरन सल्फेट। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट। नाउ एक्स रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है आपके पास, AgNO3 होता है। तो बताओ AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन होगी, होगी कोई रिएक्शन, ठीक है, हाँ होगी बिल्कुल। तो इसमें से क्या कर लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, इसको हटा देगा कि बाहर निकल यहाँ पे, और खुद जाके इसकी प्लेस में लग जाएगा, और सिल्वर मेटल क्या होएगा, अलग से बाहर निकलेगा बेचारा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या थी, इससे कम थी, इसकी रिएक्टिविटी कम थी, इसने जाके इसकी सिल्वर की क्या ले ली, जगह ले ली, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर लिखवाऊंगी इसका, आपको क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बाय वर्ड्स लिखवा देती हूँ, इसका आंसर क्या हुआ है, आंसर में समझ में आया ना, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। आंसर देखिए, व्हेन एक्स ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो कॉपर है वो एक्स से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो एक्स क्या है आपके पास, आयरन है, ठीक है। व्हेन एक्स ट्रीटेड विद जिंक सल्फेट, तो ये क्या करता है, जिंक को उसके सोल्यूशन में से हटा देता है, उसकी जगह जिंक सल्फेट बन जाता है, और जिंक मेटल जो एक्स का सल्फेट बन जाता है, और आपके पास जिंक मेटल बाहर निकल जाता है। और जब ये एक्स सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करता है, तो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट से क्या होता है, सिल्वर मेटल बाहर निकल जाएगा, और एक्स की क्या बन जाएगी, नाइट्रेट बन जाएगी। तो सारी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है कि जो जिंक है कैसे ऑर्डर में आएगा, सबसे कम जिंक की रिएक्टिविटी, देन एक्स की रिएक्टिविटी, देन सिल्वर की, एंड देन कॉपर की। तो यहाँ से नोट कर लीजिए आंसर को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज किया हुआ है।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको क्या करना है, इनके बीच का बॉन्ड बनाना है, यानी कि बॉन्ड बताना है कैसे बनेगा इनके बीच में। कौन सा कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको पता ही है कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं यहाँ से कौन कौन सा है आपके पास। मैग्नीशियम है यानी कि Mg, और क्लोरीन है यानी कि Cl। अब आपको पता है इसका एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और क्लोरीन का 17। तो यहाँ से चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं हम शेल्स में, KLMN। पहले बात करते हैं मैग्नीशियम को अरेंज करने की, फिर हम क्लोरीन को अरेंज करेंगे। KL शेल में कितने होते हैं 2, L में है 8, 8, 8। तो मैग्नीशियम के अरेंज करें। मैग्नीशियम के K शेल में 2 आएंगे, L में 8 आएंगे, देन कितने आएंगे 2, हो गए 12 कंप्लीट। क्लोरीन के 2, 8 और 7। अब यहाँ से देखो आप अपने आप ही देखो यहाँ से कि मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। मतलब कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसकी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखेंगे किसको कम चाहिए, क्लोरीन को चाहिए ना कम, एक ही चाहिए, लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन की बात है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, यहाँ से ये 2 ही इसको देने हैं, 2 ही ये ले लेगा, ठीक है। इसने दिए, इसने लिए, जो देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। और जिसमें अब ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है आपके पास, कौन सी शेयरिंग से बन रहा है, एक ने दिया है दूसरे ने लिया है, तो यानी कि आपके पास ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो देख लो यहाँ से कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ये मैग्नीशियम है आपके पास, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ से आपके पास क्लोरीन है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, है ना, 2 क्लोरीन लगे हैं। क्लोरीन को अलग कलर से बना देती हूँ। 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, कितने क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 है, 1 2 3 4 5 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे दे दिया, है ना, ऐसे ही हुआ ना, एक यहाँ पे दे दिया और एक यहाँ पे दिया। तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ से मैग्नीशियम ने 2 दे दिए, तो यानी कि 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन ने क्या किया है, ले लिए हैं, यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ पे तो समझ में आया है, इनका स्ट्रक्चर ये ऐसे बनेगा। और सारे हमने पिछले भी इस टाइप का जो क्वेश्चन जो है किया है, तो क्लियर हुआ आपको यहाँ से ये, है ना। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप बॉन्ड वाले क्वेश्चन को जो अगर आपको आते हो इस टाइप से ऐसे ही सॉल्व करोगे। 2020 में ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, और पहले भी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, 8 क्वेश्चन देखिए, लीस्ट 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड एलोइंग। आपने क्या रखना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, और आपकी बुक में ये डिफरेंस जो है दिया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बता रही हूँ, आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, खुद से इनके बीच के डिफरेंस लिखने हैं। CBSE 2020 में आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो खुद आंसर लिखना है इसका, ठीक है। NCERT की बुक में आपको गिवन है, खुद से लिखना है इसका आंसर। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है। कुछ समझ में नहीं आता है वो भी आपने कमेंट करना है, ठीक है। और कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए वो भी आपने कमेंट करना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, बोर्ड के एग्ज़ाम आपके बस अब आने ही वाले हैं। फेब का मंथ जो है स्टार्ट हो गया है, तो एग्ज़ाम भी बहुत ही पास है, तो पूरे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उन्हें ज़रूर करिए, क्या पता उसमें से क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएं बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि पता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस तरह के आ सकते हैं। तो ठीक है, तो बहुत अच्छे से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की
प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, बार बार कह रही हूँ, जिन्होंने आज वाली वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा है, पहले इस वीडियो में नहीं थे, यानी कि उन्होंने पिछली कोई भी वीडियोस नहीं देखी है, आपके पास इस चैप्टर की पिछली एक वीडियोस आ चुकी है, मतलब कि पिछली वीडियो आई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रेजेंट है। इसके अलावा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर की आपके पास वीडियोस आ चुकी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की भी आई हुई है मैथ्स में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की प्रीवियस ईयर वीडियोस जो है आपके पास अवेलेबल है। तो फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करिए और बिल्कुल देर मत कीजिए और वीडियो क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। सो बाय।